नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इट वेलकम टू डेरी सीरीज के एंडिंग के बारे में, जिसमें हमें टाइम लूप का कॉन्सेप्ट, पेनीवाइज का असली डर और डेरी टाउन के कर्ज के बारे में काफी कुछ समझने को मिला। तो आज इस वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। तो रिसेंटली मैंने इट वेलकम टू डेरी सीरीज देखी और ऑनेस्टली बोलूं तो ये सीरीज काफी फ्राइटनिंग और क्रीपी लगी। इस सीरीज में सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं है, बल्कि कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको अंदर तक डरा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग सीन ही ले लो, या फिर रोनी वाला सीन जहां वो बेड में ही ट्रैप हो जाती है और धीरे धीरे बेड के अंदर से हार्ट बीट सुनाई देने लगती हैं। इसी तरह मॉल वाला सीन जिसमें लिली के बैकग्राउंड में लोगों के डिस्टॉर्टेड फेसेस दिखाए जाते हैं, वो सीन भी काफी अनसेटलिंग और डिस्टर्बिंग फील देता है। इस सीरीज को देखकर हमें ये तो क्लियर समझ आ गया है कि पेनीवाइज के बारे में हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जैसे कि चाहे पेनीवाइज कितना ही एंशिएंट और पावरफुल क्यों ना हो, वो डेरी में सिर्फ फिजिकली ही ट्रैप नहीं है, बल्कि डिफीट, डेथ और रीबर्थ के एंडलेस साइकिल में भी फंसा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज में दिखाए गए टाइम लूप के बारे में। तो एंड में हमें एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, इट को मारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ कंटेन किया जा सकता है। लास्ट एपिसोड में जब बच्चे मिलकर उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को डेडवुड ट्री के नीचे गाड़ देते हैं और इट एक बार फिर डोरमेंट स्टेट में चला जाता है, मतलब अब 27 साल तक डेरी में ऐसा कुछ नहीं होगा। डेरी एक नॉर्मल टाउन नहीं है। इट की प्रेजेंस की वजह से यहाँ टाइम सर्कुलर है, मतलब हर 27 साल बाद इट वापस जागता है और सब कुछ फिर से रिपीट होता है। सिंपल टर्म्स में इस सीरीज में जो कुछ भी हुआ वो पहले भी हो चुका है और फ्यूचर में फिर से होगा। और क्योंकि यहाँ के लोग टाइम लूप में फंसे हुए हैं, तो लोग धीरे धीरे सब भूल जाते हैं और टाउन फिर से नॉर्मल लगने लगता है। इस सीरीज के एंड में इसे डायरेक्टली इट मूवी से भी कनेक्ट कर दिया गया है, जिसमें साइकिल फिर से रिपीट होने वाली है। ये सीरीज असल में इट मूवीज का प्रीक्वल है, जहां हमें इट का ओरिजिन देखने को मिलता है, जो एक एंशिएंट शेप शिफ्टिंग कॉस्मिक एंटिटी है जो मैक्रोवर्स से आया है। ये एक ऐसी डायमेंशन है जो हमारे यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करती है। उसकी ट्रू फॉर्म डेड लाइट्स हैं, जो एक कैओटिक कॉस्मिक एनर्जी है। इट अपने लिए पेनीवाइज का रूप चूज करता है। वैसे ओरिजिनल पेनीवाइज यानी बॉब ग्रे असल में बच्चों की केयर और उनकी सेफ्टी का ख्याल रखता था। उसका क्लाउन पर्सोना बिल्कुल जेन्युइन था और इट ने इसी इनोसेंस को अपना वेपन बना लिया। उसने बॉब ग्रे की इमेज और आइडेंटिटी यूज करनी शुरू की ताकि बच्चों को अट्रैक्ट करके उन्हें अपना शिकार बना सके। इस सीरीज से हमें यह भी क्लियर होगा कि चाहे पेनीवाइज कितना ही एंशिएंट और पावरफुल क्यों ना हो, वो डेरी में ट्रैप है और डिफीट, डेथ और रीबर्थ के एंडलेस साइकिल में भी फंसा हुआ है। हर टाइम पीरियड में चाहे कौन सा भी हीरा हो, उसे हमेशा कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो उसके खिलाफ खड़े होंगे, जो इस सीरीज के एंड में लिली और मार्ज की बातों से भी पता चलता है। फिनाले में पूरे क्योस के बीच एक सीन था जहां मार्ज और पेनीवाइज का आमना सामना होता है। यहाँ पेनीवाइज सिर्फ क्रूअल नहीं, बल्कि थोड़ा मैनिपुलेटिव और खुद भी डरा हुआ दिखाई देता है। पेनीवाइज मार्ज को उसके फ्यूचर के बारे में बताता है कि आगे जाकर उसका एक बेटा होगा जिसका नाम रिची होगा, और वही रिची अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दिन पेनीवाइज को मार देगा। इस सीन से एक बात तो क्लियर हो जाती है, पेनीवाइज टाइम को ह्यूमंस की तरह नहीं देखता। उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही मोमेंट में एग्जिस्ट करती हैं। इसी वजह से वो कभी क्लियर नहीं कर पाता कि कौन सी चीज हो चुकी है और कौन सी होने वाली है। इसलिए वो इस सीन में थोड़ा अनस्टेबल और एंशियस लगता है। बाद में मार्ज ये सब बातें लिली को बताती है, जिसके बाद मार्ज को एक और डर लगने लगता है। अगर पेनीवाइज टाइम को अलग तरीके से देखता है तो वो पास्ट में जाकर उनके पेरेंट्स को भी मार सकता है, और अगर मार्ज कभी पैदा ही नहीं होगी तो उसका बेटा रिची भी नहीं होगा, जो पेनीवाइज के लिए थ्रेट है। यहीं से पेनीवाइज का असली मोटिव क्लियर होता है, मतलब जिन्हें वो अपना शिकार बना रहा था वो शायद रैंडम विक्टिम्स नहीं थे, बल्कि वो ब्लड लाइन्स को फॉलो कर रहा था ताकि फ्यूचर में जो लोग उसकी मौत का रीजन बनने वाले हैं वो कभी पैदा ही ना हो पाए। पूरे सीजन के दौरान एक मैजिकल डैगर बार बार हमें दिखाया गया और ऐसा लग रहा था जैसे उसी डैगर से इट को मारा जा सकता है। ये मैजिकल डैगर और कुछ नहीं बल्कि जिस कॉमेट से इट अर्थ पे आया था उसी का एक छोटा सा हिस्सा था। फिनाले में आकर इस डैगर का रियल पर्पस समझ आता है। वो पेनीवाइज को मारने के लिए नहीं बना था, बल्कि उसे कंटेन करने के लिए था, क्योंकि जब उस डैगर को डेडवुड ट्री के नीचे गाड़ा गया, जिससे डेरी के आसपास एक कॉस्मिक बाउंड्री बन गई जिसे पेनीवाइज पार नहीं कर सकता। इसका मतलब ये था कि पेनीवाइज अभी भी मरा नहीं है, उसे सिर्फ डेरी में कैद किया गया है। डेरी के आसपास मौजूद एंशिएंट स्ट्रक्चर्स एक केज की तरह काम करते हैं ताकि वो बाहर ना जा सके। एंड में पेनीवाइज सिर्फ बच्चों को खाकर वापस छुप नहीं रहा था, बल्कि डेरी टाउन छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रहा था। तो डेरी टाउन पेनीवाइज का सिर्फ हंटिंग ग्राउंड नहीं था, बल्कि असल में उसकी प्रिजन थी। डेरी टाउन के अंदर मौजूद एंशिएंट पिलर्स और डेडवुड ट्री एक फ्रेमवर्क की तरह काम करते थे, और अगर पेनीवाइज डेरी के बॉर्डर से बाहर निकल जाता तो 27 साल वाला साइकिल खत्म नहीं होता, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ जाता, जो सिर्फ डेरी तक लिमिटेड रहने की बजाय और जगहों तक स्प्रेड हो जाता। मतलब उसका टेरर पूरी दुनिया में फैल सकता था। तो ये थी इट वेलकम टू डेरी सीरीज की एंडिंग, जहां हमें टाइम लूप का कॉन्सेप्ट, पेनीवाइज का असली डर और डेरी टाउन के कर्ज के बारे में काफी कुछ समझने को मिला। इससे हमें यह भी पता चला कि पेनीवाइज जितना पावरफुल दिखता है उतना ही अपने फ्यूचर से डरा हुआ भी है, और ये भी कि डेरी टाउन उसका हंटिंग ग्राउंड नहीं बल्कि उसकी जेल है, और अगर वो जेल कभी टूट गई तो ये नाइटमेयर सिर्फ डेरी तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।